हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फुल स्कोर। फुल स्कोर पे आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है तेज प्रताप। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मैथ्स के कुछ बड़े ही बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि मुझे मिले हैं एसएससी बाबा की मेंस की टेस्ट सीरीज में। अब एसएससी बाबा की जो टेस्ट सीरीज है, बहुत सारे टॉपर्स हर साल फॉलो करते हैं। तो कुछ बहुत बड़े ही बेहतरीन क्वेश्चन जो मुझे मिले, ठीक, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आपको एक एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखना चाहिए एक बार। एटलीस्ट आप रोकें, देखें हो जा रहा है ठीक, आगे बढ़ जाइए। अगर कुछ लर्निंग हो सकती है तो डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। मेंस में आपकी बड़ी मदद कर सकती है ये। ठीक, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है किसी सम पे। कितना रेट है? 10% पर एनम का रेट है। और ये जो ब्याज मिला है 2 होल 1/3 ईयर्स तक का मिला है। और कितना है वो चक्रवृद्धि ब्याज? वो आपको दे रखा है 3604.8 रुपीज। इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। ईयरली है, कोई दिक्कत नहीं। हमें बताना है सम यानी कि प्रिंसिपल। ठीक, वह राशि हमें बतानी। तो प्यारे बच्चे ध्यान से देखिए, अगर सिर्फ 2 साल का ब्याज ये कहते हैं आपसे, तो आप a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 लगा के कह देते कि जी ब्याज हो गया 21%। लेकिन इन्होंने 2 साल का नहीं कहा, इन्होंने 1/3 ईयर्स का भी कहा है। तो ये तो 2 साल का ब्याज हो गया, और जो 1/3 ईयर है उसका ब्याज कितना हो जाएगा? अगर पूरे साल का ब्याज है 10%, तो 1/3 ईयर का हो जाएगा, 1/3 साल का 10/3%। अब दोस्तों यहां पे भी हम लगा देंगे a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। ए प्लस बी आप करिए तो आप कहेंगे, अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं, ये बन जाएगा 63 प्लस 10 73/3%। ठीक है दोस्तों। और आप देखेंगे ए बी बाय 100 जब आप करते हैं, ए इंटू बी, 3 सत्ते 21 कैंसिल होगा, ऊपर 70 आएगा बाई 100, तो 0.7% आ जाएगा। प्यारे बच्चे आप देखेंगे तो ऊपर यहां पे आपको मिलता है 24 3 72 24। ठीक है, राइट। एक बच गया तो पॉइंट लगाएंगे, 3 3 9, फिर 1, फिर 0.33 चलता रहेगा। इधर है 0.7। तो आप देख सकते हैं 25% से थोड़ा ज्यादा है। हम चलिए अप्रोक्सीमेट करते हैं, 25% लेते हैं, क्योंकि आंसर्स में ठीक ठाक दूरी तो है, तो हम बहुत गलत नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं लगभग 25% ब्याज है। अब जो 25% ब्याज है दोस्तों प्रिंसिपल पे, राइट, वो कितना है? वो है 3604.8। ये है 25%। तो 100% कितना होगा? इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा प्रिंसिपल। आइए कर देते हैं। 4 8 32, 4 चौक 16, 19, 1 1 14419, 14,419। आप बताइए सबसे नजदीक कौन सा है? 14,400। तो इसी को हम टिक करेंगे, बढ़ जाएंगे आगे। ठीक, सो दिस शुड बी आवर आंसर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक, लेट्स सी। अच्छा, ये क्वेश्चन प्योर आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, फिर भी मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों को, जो उन्होंने डेटा हम मतलब हमसे जो चीज शेयर की, इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हुई है। होनी नहीं चाहिए थी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से। देखिए 1/cos थीटा माइनस 1/cot थीटा बराबर 1/p है। तो cos थीटा की वैल्यू निकालने को कह रहे हैं। प्यारे बच्चे 1/cos थीटा जो है वो हो जाएगा sec थीटा। 1/cot थीटा हो जाएगा प्यारे बच्चे tan थीटा। sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/p है। हमें cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे जो खास बात आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि आपको एक आइडेंटिटी पता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यार बच्चे ये आइडेंटिटी बड़ी पावरफुल आइडेंटिटी है, ऐसे कई बार आपके क्वेश्चन में मदद करती है। आप इसको ब्रेक कर दीजिए a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में। ठीक है, और आप देखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी आपको मिलेगा क्या? 1। ठीक, अब मुझे बताइए कि sec थीटा प्लस 1/sec थीटा, सॉरी प्लस tan थीटा कितना है? आप कहेंगे 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। ये चीज आपको वर्बली पता होनी चाहिए, आपको देख के ही समझ में आ जानी चाहिए। अगर वो आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर लेंगे। sec थीटा माइनस tan थीटा 1/p दिया था। sec थीटा tan थीटा जो है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा का रेसिप्रोकल है। तो आप कह सकते हैं कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p हो जाएगा।
ठीक है। अब प्यारे बच्चे मैं कहता हूं दोनों को आप जोड़ दो, वहां से आपको 2 sec थीटा की वैल्यू मिल जाती है जो कि है p प्लस 1/p, यानी p स्क्वायर प्लस 1/p। अब मैं कहूं इस 2 को नीचे ले जाओ तो भैया sec थीटा ये हो गया, और अगर मैं आपसे cos थीटा पूछ लूं तो आप कहोगे 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए ये वाला आंसर होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, 2p अपॉन p2 नहीं p स्क्वायर प्लस, ठीक, क्लियर। सो ये अगर हमें पता हो तो हम तुरंत लिखेंगे sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p, खटाक से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो ये चीज आपको एक याद रखनी है जिनको भी इसमें थोड़ी भी कंफ्यूजन। यार बच्चे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन, देखते हैं जरा इसको, ठीक, राइट। एक दूध वाला है, दूध बेचने के लिए 3 बर्तन लेता है वो, और बर्तन की जो कैपेसिटी है वो है 80 लीटर, 60 लीटर और 55 लीटर। तो भैया 3 बर्तन है उसके पास, जो कैपेसिटी है 80 लीटर, 60 लीटर और 55 लीटर। वह बर्तनों की क्षमता का क्रमशः 62.5%, 70% और 54.54% दूध और पानी के मिश्रण, जो कि यही अनुपात में है, भर देता है। कितने परसेंट भर रहा है? 62.5% पहले का, 70% दूसरे का और 54.54% तीसरे बर्तन का। 62.5% कितना होगा? 1/8 होता है, 1/8 होता है 12.5%, 5/8 आप इसका लेंगे पहले वाले का, तो इसको 5/8 से आप मल्टीप्लाई कर दो। दूसरे का 70% लेता है दोस्तों, यहां लिख दीजिए 70%, और तीसरे बर्तन का 54.54%। 1/11 होता है 9.09, 6/11 होगा 54.54, तो इस वाले का वो 6/11 पार्ट भर देता है। आइए देख लेते हैं प्यारे बच्चे, यहां पे मिल जाएगा आपको 50, ये 42 और ये मिल जाएगा आपको 30 लीटर, ठीक। अब आगे कहते हैं कि इसमें इसने क्या भरा है? दूध और पानी के मिश्रण भरे हैं। दूध और पानी का मिश्रण भरा है जिनका अनुपात ये और ये दिया है। तो चलिए लिख देते हैं जरा, दूध यहां और यहां पानी वाटर। अब मुझे बताइए 3:2 पहले से है, 50 लीटर है टोटल, तो इसका मतलब 30 लीटर मिल्क है और 20 लीटर वाटर। अगला आप देखते हैं 2:1 के रेशियो में इसने मिल्क और वाटर किया है, बांटा है, तो 42 जो लीटर है टोटल, इसमें 2 मतलब 28 और ये 14 लीटर, 14 दूनी 28 और 14 लीटर, ये हो गया आपका दूध और पानी, ठीक। तीसरा देखते हैं दोस्तों, 7:3 के अनुपात में है, 10 करिए तो 7 3 जा 21 और ये बनेगा आपका 9, 21 9 30। तो ये है भैया दूध और पानी। आपसे क्या कह रहा है आगे? उसके द्वारा लिए गए कुल दूध की मात्रा से पानी की मात्रा का अनुपात ज्ञात करें। आपको दूध और पानी, कुल दूध की मात्रा और पानी की मात्रा का अनुपात क्या? तो सारा दूध ऐड कर दो, 30 20 50 20 70, 79 है दोस्तों दूध, और 20 10 30 4 34 9 43, 43 है दोस्तों आपका पानी। तो दिस शुड बी योर आंसर। ये रहा दोस्तों आपका आंसर। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का इन्होंने जो लेवल पिक किया है, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक। अब इस क्वेश्चन को मुझे नहीं समझ में आया कि बहुत सारे बच्चों ने क्यों नहीं अटेम्प्ट किया। मतलब ये मेरे लिए एक आई ओपनर भी कह सकते हैं कि बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, ये पता चलता है क्वेश्चन देख के, ठीक। तो आइए प्यारे बच्चे देखते हैं, जरा समझते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। 27 आदमी है दोस्तों, 27 मैन, वो काम को 7 दिन में पूरा कर लेंगे। तो मैं कह सकता हूं अगर 27 इंटू 7 ये हमारा मैन डेज हो गया, 27 आदमी 7 दिन में कर लेंगे। अच्छा आगे कहते हैं 4 महिलाएं 3 पुरुषों के बराबर काम करती हैं। मतलब 4 महिलाएं जो हैं वो 3 पुरुषों के बराबर हैं इफिशियंसी में, क्षमता में, है ना। 3 पुरुषों के बराबर 4 महिलाएं काम कर देंगी। आगे क्या कहते हैं 6 पुरुषों और 4 महिलाओं ने काम शुरू किया। मैंने कहा 6 पुरुष, अच्छा पूरा काम जो पहले हमने यहाँ पे देखा था, 27 आदमी 7 दिन में काम कर दे रहे हैं, 27 इंटू 7, ये सारे आदमी और दिन का हमने गुणा कर दिया, ठीक। ये मैन डेज हमारा निकल के आ जाएगा। आगे देखिए 6 पुरुष और 4 महिलाओं ने काम शुरू किया और 3 दिनों तक जारी रखा। इसको कैसे लिखें? अच्छा एक चीज देखिए, 4 औरतें जो हैं वो 3 आदमी के बराबर है, तो 6 पुरुष और 4 महिलाएं, 4 महिलाओं की जगह
आप लिख सकते हो 3 आदमी, ये आपके क्वेश्चन को बड़ा ही सिंपल कर देगा। तो 6 आदमी ये हैं, 3 आदमी ये हो गए, टोटल 9 आदमी करते हैं काम। 9 मैन इस काम को कर रहे हैं, 3 दिनों तक जारी रखते हैं। तो कितना मैन डेज हो गया? 9 3 जा 27। दोनों साइड मैन इंटू डेज बराबर होना चाहिए। ठीक, आगे क्या कहते हैं? इसके बाद 3 और पुरुष समूह में शामिल हो गए। मैंने कहा भैया पहले अभी तक हमने 6 ये पुरुष, इनको 3 आर्मी लिया, 9 आर्मी थे, अब 12 आर्मी हो गए। ठीक है दोस्तों, तो 9 3 जा 27 आ गया, प्लस 12 आर्मी अब और हो गए। यह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? मैंने कहा लो भैया डी डेज मान लो, डी डेज में पूरा हो जाएगा। तो आप देखिए 27 इंटू 7, 27 सत्ते 20 सत्ते 140, 7 सत्ते 49, 189, 9 3 27, 27 आप इसमें से माइनस करते हैं, राइट 162। 12 डी बराबर 162, तो डी कितना आएगा? आप देखेंगे 12 एकम 12, 4 16, ठीक, 12 3 36, राइट 12 एकम 12, 4 16, 12 42, 12 36, 6 42, 13.5 दिन में, 13.5 दिन में ये काम ये लोग कर रहे हैं। 3 दिन पहले ही काम हो चुका है, 3 दिन, तो 16.5 दिन में ये काम खत्म हो गया। 16.5 दिन मतलब 33/2, तो ये काम आपका ये होगा आंसर। ठीक है, राइट, सो दिस शुड बी द राइट आंसर। हाँ, अगर आपने ये गलती कर दी, आपने 27/2 पे टिक टिक कर दिया 13.5 दिन देख के, तो वो गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पहले भी काम 3 दिन हो रखा था। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आइए दोस्तों देखते हैं एक अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, अगर आपने एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस बना रखी है तो ये क्वेश्चन है आपके लिए बहुत सिंपल। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं किया तब आपको शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आइए चलिए देखते हैं। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बता भी दूंगा फॉर्मूला कहां से आता है। त्रिभुज पी क्यू आर है, उसकी भुजाएं हैं 2 पी क्यू और क्यू आर, उन पर 2 बिंदु हैं एम और एन, 2 पॉइंट है एम और एन, और ये जो ट्रायंगल है दोस्तों, ये क्यू पर राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो बहुत ही क्लियर साफ साफ इंफॉर्मेशन दी है हमें कि भैया क्यू पे राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो ट्रायंगल है दोस्तों पी क्यू आर है इसका नाम। ये पी क्यू और क्यू आर पे, पी क्यू कहीं भी ले लो, क्यू आर पे कोई भी बिंदु ले लो, मध्य बिंदु नहीं कह रहा, 2 बिंदु हैं एम और एन। यह त्रिभुज क्यू पर समकोण, वो हमने कर दिया। पीएन दिया है दोस्तों हमको, देखिए ये पीएन लंबाई इसकी 13, एमआर दिया है प्यारे बच्चे 11, ठीक, एमएन दिया है 1। तो पीआर की लंबाई आपसे पूछ रहा है, पीआर की लंबाई ज्ञात करिए। आइए प्यारे बच्चे देखते हैं ध्यान से, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, तो आप ले लेंगे पीएन स्क्वायर, पीएन प्लस एमआर स्क्वायर। ठीक, ये पीएन हो गया आपका, इधर एमआर हो गया, बराबर ये जो एमएन है, एमएन स्क्वायर प्लस पीआर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब देखिए जरा, पीएन की लंबाई आपको दी है 13, 13 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर बराबर एमएन स्क्वायर, एमएन इज वेयर इज एमएन, 1 स्क्वायर प्लस पीआर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 13 का स्क्वायर 169, 121, 1 प्लस पीआर स्क्वायर। ठीक है, 169, 170, 190, 290, टोटल हो रहा है ये 291, इधर ले जाएंगे 289 हो जाएगा। तो पी आर स्क्वायर बराबर 289, तो पी आर के लिए 289 का रूट लेंगे जो कि आएगा 17, तो पी आर इज 17, ये है आपका आंसर। अच्छा, ये चीज कैसे आती है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, उसके लिए आप सबको राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू एन को मान लो, तो आप जानते हो पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर। इसी प्रकार से एम क्यू आर को ले लो, उसमें फिर से आप वही कर दो काम, तो आप देखोगे फिर यहां पे आप पहुंच जाओगे फाइनली। ठीक, सबको जब आप सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स को कंसीडर कर लेते हो। ठीक है, तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं एक और बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, 11 की डिविजिबिलिटी पे है, लेकिन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। आइए देखते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये नंबर 1 दिया है आपको, जो कि डिविजिबल है 11 से, हमसे पूछ रहा है k प्लस एम की
मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक, 11 से डिविजिबल है ये नंबर दोस्तों। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, इस नंबर को जरा ऐसे मैं दूर दूर लिख लेता हूं, क्योंकि मुझे भैया डिविजिबिलिटी दिखानी। आप जानते हैं दोस्तों 11 की डिविजिबिलिटी के लिए आप ऑल्टरनेट डिजिट्स, ठीक है, ऐड कर देते हैं। देखते हैं 2 प्लस एम, 2 3 5 4 9, कितना आ जाएगा 9 प्लस एम। ठीक, अच्छा ये देखिए ऑल्टरनेट डिजिट 7 1 8 5 13, 13 प्लस के। ठीक, तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए। 11 की डिविजिबिलिटी है तो या तो ये 0 मिल जाए या तो डिविजिबल बाई 11 मिल जाए। ठीक, राइट, एक केस ये बनता है कि हम इसको इसमें से इसको माइनस कर दें, और दूसरा केस ये बन सकता है दोस्तों कि 13 प्लस के, हम 13 प्लस के को भी पहले लिख सकते थे, उसमें से भी माइनस कर सकते थे, माइनस 9 प्लस एम, या तो ये 0 बन जाए या ये डिविजिबल बाई 11 बन जाए। तो आप देखेंगे यहां पे आपको मिलेगा m माइनस 4 माइनस के, राइट, या तो ये 0 हो जाए या 11 से डिविजिबल। अब m माइनस के हम क्या लें, हम चाहते हैं चलो 0 बनाते हैं, m माइनस के हमको चाहिए 4, और m आप जानते हैं m और k जो है दोस्तों, ये जो m है और जो k है वो सिंगल डिजिट नंबर है, डबल डिजिट के नंबर्स आप नहीं ले सकते, अकेली अकेली डिजिट लेनी है। यहां पे एक डिजिट थी जो नहीं पता, यहां पे भी अकेली डिजिट थी जो नहीं पता, तो यहां पे सिंगल सिंगल डिजिट थे। m माइनस के शुड बी इक्वल टू 4, ये आप कहते हैं, तो भैया क्या क्या हो सकता है, सबसे बड़े नंबर क्या हो सकते हैं। मैंने कहा m को ले लो 9, m को ले लो 9 और k को ले लो 5, इससे बड़ा ले नहीं सकते, तो m पता चल गया 9 ले सकते हैं, k 5। अगर ऐड कर देंगे तो 9 और 5, हमसे यह पूछा था k और m का अधिकतम मान, मैंने कहा k और m चाहिए आपको, मैंने m निकाला है 9 और k निकाला है 5, दोनों को ऐड करके 14 मिल जाएगा मुझको। दिस इज वन थिंग। प्यारे बच्चे इधर आइए, फिर अब नीचे आप देखेंगे k माइनस 13 में से 9 जाएगा 4 माइनस m इज 0। आप कहते हैं सर k माइनस m आप 4 ले लो, ठीक है। इस केस में आपको k को 9 लेना पड़ेगा और m को 5, 9 में से 5 गया 4, फिर भी आपको वही चीज मिलेगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात एकदम समझ में आ गई कि जो अधिकतम मान हो सकता है इसका वो हो सकता है 14, और इससे बड़ी वैल्यू कोई होगी नहीं। ठीक, चलें भैया आगे। आइए प्यारे बच्चे देखते हैं एक और क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, लेकिन मजेदार क्वेश्चन है। देखते हैं, टोटल रुपीज है 44,800, इसका एक हिस्सा 15% प्रति 6 महीने पर 6 मंथ्स की दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। टोटल रुपया 44,800 है, आपने 6 महीने का जो रेट है 15% है, सिंपल इंटरेस्ट। तो भैया अगर 6 महीने का 15% है तो एक साल का 30% इंटरेस्ट हो जाएगा। 30% पर एनम जो है दोस्तों वो साधारण ब्याज है। कहते हैं शेष राशि, इन्होंने क्या किया, इसका एक हिस्सा जो ये पूरा रुपया है, एक हिस्सा इस साधारण ब्याज पे दे दिया 15% फॉर 6 मंथ्स, तो 13% पर एनम। ठीक, शेष राशि जो बची हुई राशि थी, एक वर्ष के बाद शेष राशि को रखे रहे अपने पास, एक वर्ष के बाद इन्होंने क्या किया, 18% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार दे दिया। मतलब पहले एक पार्ट दे दिया 44,800 में से, ठीक है, 15% फॉर 6 मंथ्स वाले ब्याज के हिसाब से। एक साल बीता, फिर इन्होंने जो बचा हुआ पैसा था उसको 18% पर एनम के हिसाब से ब्याज पे दे दिया, 18% पर एनम। ठीक, और कहते हैं कि भैया क्या कहते हैं, पहली राशि उधार देने के समय से, जब पहली राशि इन्होंने उधार दी थी उसके 4 वर्षों के बाद इन दोनों उधारों से जो प्राप्त ब्याज है उसका अनुपात 4:3 है। जो भी ब्याज मिला उसका अनुपात कितने साल बाद, 4 साल बाद। प्यारे बच्चे तो देखिए ये वाला पैसा 4 साल लगा रहा, 4 साल, मान लीजिए x रुपया आपने लगाया था इसमें, ठीक है, तो 4 साल में, एक साल का अगर 30% ब्याज है तो 4 साल का 120%। एक साल का ब्याज अगर 30% है तो 4 साल का ब्याज 120%। तो 120% आपको ब्याज मिलता है x पे, ठीक है ना, और y पे कितना ब्याज मिलता है दोस्तों, आइए एक सेकंड मैं जरा हाइड करता हूं अपने आप। जो दूसरा राशि है, मान लीजिए ये राशि y है,
इस पे 18% एक साल का ब्याज मिलता है। ये पैसा आपका 3 साल लगा रहा, क्योंकि एक साल बाद लगता है। ये पैसा 4 साल और ये पैसा 3 साल। एक साल का जो ब्याज है दोस्तों 18% है, 3 साल का 54% पर एनम मिलता है। यही ब्याज का रेशियो है, वाई ले लेते हैं, यही ब्याज का आपका रेशियो है। और वो कितना आ रहा है दोस्तों? 4:3। राइट। आप देखिए जरा, काटिए, जितना भी काट सकते हैं आप काट दीजिए। 4 3 12, 30 हो गया, और 3 18 कर दीजिए आप, ठीक है ना। 6 5 30, 6 3 18। देखते हैं आप, 5x अपॉन 3y जो है दोस्तों वो बन गया 1। तो अगर मैं आपसे पूछूं x अपॉन y कितना है, आप कहेंगे 3:5। मतलब जो पैसा था 44,800, उसको आपने दो पार्ट में जो बांट बांट के इन लोगों को दिया था ब्याज पे, उसका रेशियो जो है उन पैसों का 3:5 के रेशियो में आपने पैसा बांट के दिया था। तो आपको बताना है वह राशि ज्ञात कीजिए जो 18% की दर पर उधार दी गई थी। 18% वाला, 18% वाला कौन सा है? y का है, निकाल दीजिए, 3:5 के रेशियो में है। तो आप देखिए y कितना, 5 पार्ट, आउट ऑफ 5 + 3 8, टोटल पैसा कितना है? 44,800। 8 पंचे 40, 8 5600 गुणे 5, 28,000, 28,000। ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा घुमावदार क्वेश्चन नहीं था, आराम से पढ़ने की जरूरत थी और हम इसको कर लेते। ठीक, राइट। आइए प्यारे बच्चे देखते हैं एक और क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, आइए देखते हैं। दो साझेदार हैं, दो पार्टनर्स हैं, एक बिजनेस करते हैं। कितने रुपए से? देखिए अब उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, 50,000 और 70,000। तो पहला वाला मान लो आप 50,000 लगाता है, दूसरा वाला 70,000 लगा देता है। और क्या सहमत होते हैं वो कहते हैं भैया जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 70% दोनों में बराबर बराबर बांट देंगे। जो भी प्रॉफिट हो 70% बराबर बराबर बांट देंगे। जो भी बचा हुआ प्रॉफिट हो उसको निवेश के अनुपात में, मतलब जितना भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है, ये जो इन्वेस्टमेंट है इनका, इसके अनुपात में बांटेंगे। मतलब 5:7 में बांट देंगे। कितना? 30%। 70% बराबर बराबर बांटेंगे और जो बचा हुआ 30% है वो 5:7 की रेशियो में बांट देंगे। अच्छा जी, कहते हैं यदि एक साझेदार को दूसरे साझेदार से 90 रुपया अधिक प्राप्त होता है। 70% तो आपने बराबर बराबर बांट दिया, जो 30% बचा था वो 5:7 की रेशियो में। अब मान लीजिए अगर 90 रुपए ज्यादा मिल रहा है एक को दूसरे से, अगर एक को 5 रुपया मिलेगा तो दूसरे को 7 रुपया मिलेगा। ये बात तो क्लियर है आप। तो अगर टोटल प्रॉफिट 12 रुपए की होती तो 2 रुपए ज्यादा मिलता, है ना। अगर प्रॉफिट 2 रुपया कब ज्यादा मिलता? अगर प्रॉफिट 12 रुपए की होती। लेकिन यहां कितना ज्यादा मिलता है? 90 रुपया। 1 रुपए की प्रॉफिट होती, 1 रुपया, 2 रुपया प्रॉफिट है, 12 रुपया, 1 रुपया होती 6 रुपया, 90 रुपए पे 540 रुपीज। 6 इंटू 90, 540 रुपीज आपको ज्यादा मिलता है। सॉरी, ये आपकी प्रॉफिट है ना। 90 रुपए ज्यादा मिल रहा था, मतलब 540 आपकी प्रॉफिट थी। कौन सी प्रॉफिट? ये तो भैया 30% प्रॉफिट है। 30% को ही हमने रेशियो में बांटा, उसी वजह से एक को ज्यादा मिल रहा था। तो हमें तो कुल मुनाफा बताना है। 30% अगर 540 है तो 100% कितना होगा आप खुद बता दो। 540 अपॉन 30 इंटू 100, 18 3 54 होता है। 18 कहाँ दिख रहा है भाई? अब इससे ज्यादा हम क्या ही देखें, क्यों देखें पूरा। तो 1800 इज द फाइनल आंसर। आई होप इट इज वेरी क्लियर। आपको यहां से दिख गया होगा कि जी हाँ 1800 रुपया आंसर। ठीक, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कोई है नहीं हमारे पास। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सीरीज, मतलब ये जो वीडियो है, आपको मदद करेगी समझने में कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।